काली और गोरी बहू का घूंघट। शंकर, शुक्रिया मेरे दोस्त मेरी दोनों बेटियों को अपने घर की बहू बनाने के लिए। केदारनाथ की आंखों में आंसू थे। उसकी दोनों बेटियों काजल और श्वेता की शादी शंकर के बेटे से हो जाती है। सभी के चेहरे पर खुशियां छाई हुई थी, सिवाय कौशल्या के। कुछ देर बाद केदारनाथ अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर देता है। वहीं ससुराल की दहलीज पर घूंघट में खड़ी गौरी का गृह प्रवेश करते हुए सास कहती है, आजा मेरी गोरी बहू, इस कलश को अपने सुंदर पैरों से गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। इसके बाद कौशल्या अपनी काली बहू को दरवाजे पर ही खड़ा छोड़ देती है, जिस पर शंकर कहता है, ये क्या कौशल्या, तुमने काजल बहू का गृह प्रवेश तो किया ही नहीं। फिर कौशल्या फीके मन से काली बहू का गृह प्रवेश कराती है और काली गोरी बहू के कमरे में जाते ही कौशल्या शंकर को सुनाना शुरू कर देती है। यही थी तुम्हारी पसंद, ये काला कोयला? सचमुच कौशल्या, तुमने तो हद ही कर दी है। आखिर कब समझोगी तुम, इंसान सूरत से नहीं सीरत से सुंदर होना चाहिए। अजी बस करो ये डायलॉग बाजी, बस फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असल में नहीं। तुम्हारे एक फैसले ने इस काली कलूटी को मेरे अनिल के पल्ले बांध दिया, वरना। भाग्यवान, शायद तुम भूल गई हो केदारनाथ के हम पर कितने एहसान हैं, और सालों पहले ही मैंने वादा किया था कि उसकी दोनों बेटियां मेरे घर की ही बहू बनेंगी। इसीलिए मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। शंकर अपनी बात कहकर चला जाता है। अगले दिन काजल सूरज उगने से पहले उठकर ससुराल की साफ सफाई करके नहा धोकर पूजा पाठ करती है। इतने में श्वेता और कौशल्या भी कमरे से बाहर आ जाती हैं। श्वेता अपनी सास के पास होती है। प्रणाम माँ जी। जीते रहो श्वेता बहू, सदा सुहागन रहो। कितनी प्यारी लग रही है तू, हर ये गुलाबी रंग की साड़ी तेरे गोरे रंग पर कितना खिल रही है। सच कहूँ तो काजल, तुझ में जरा भी नहीं खपती। अब तू दूध से भी गोरी और खूबसूरत, और कहाँ तेरी बहन का पक्का रंग। कौशल्या अपनी गोरी बहू को भड़का ही रही होती है। इतने में काजल वहाँ आ जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है आप बता दीजिए। वो सब छोड़, तूने घूंघट क्यों नहीं किया? इस घर की रीत है कि घर की बड़ी बहू आठों पहर घूंघट रखेगी, समझी? अब जल्दी से घूंघट करो। जी माँ जी। कौशल्या झूठी बातें बनाकर बेचारी काली बहू को लंबे से घूंघट में रहने को मजबूर कर देती है। वहीं गोरी बहू पर सर पर पल्ला रखने की भी पाबंदी नहीं लगाई गई। दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म में लग गई। घूंघट के कारण काजल का चेहरा पसीने से भर गया। साथ ही उसे खाना बनाने में भी बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी और आखिरकार खीर बनाते वक्त काजल का हाथ गर्म खीर के पतीले से चिपक गया। मेरा हाथ। काजल दीदी, आप ठीक तो हैं? हाँ श्वेता, मैं ठीक हूँ। दोनों बहुओं ने खाना बनाकर कौशल्या को परोसा, जहाँ कौशल्या ने गोरी बहू के बनाए हलवे की जमकर तारीफ की। वहीं काली बहू की बनाई खीर में 36 नुस्ख निकाले। आहा, क्यों री काजल बहू, ये कैसी घटिया सी खीर बनाई है? शक्कर डालना भूल गई थी क्या? और दूध डालने में भी इतनी कंजूसी की। मुझे तो ऐसा लग रहा है अपना काला रंग खीर में घोल कर डाल दिया। न शक्ल है ना अकल, किसी काम की नहीं। हाँ, सीख अपनी गौरी बहन से कुछ। उतना स्वादिष्ट हलवा बनाया है कि खाते ही मुंह में घुल गया। माफ कीजिए माँ जी, वो इतने लंबे घूंघट के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, अपनी गलती घूंघट पर मर दे। जब मैं बहू बनकर आई थी तब मैं भी घूंघट में रहती थी, मगर मजाल की पूरी पकवान बनाने में कमी आई हो। चल जाओ और आगे से ध्यान रख, मेरा घर राशन मिल नहीं है जो बनाया और फेंका। अपनी सास के किए गए फर्क पर बेचारी काजल घूंघट में घुटती हुई फूट फूट कर रोती है, जिसे देखकर अनिल पूछता है, क्या हुआ काजल, माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं जी, वो बस मायके की याद आ गई थी। थोड़ी देर बाद कौशल्या काजल और श्वेता को बुलाती है। श्वेता बहू, अरे ओ काजल, कहाँ हो दोनों? यहाँ आओ। जी माँ जी, बुलाया? आज शाम को तुम दोनों की मुंह दिखाई है और मोहल्ले की सारी पड़ोसने आने वाली हैं, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाना। और श्वेता बहू, जरा अपनी काली बहन के चेहरे पर मेकअप कर देना, ताकि इसका काला रंग मेकअप के नीचे छिप जाए, वरना मोहल्ले भर में मेरी हंसी उड़ जाएगी। और हाँ, ये ले काजल बहू, आज शाम की मुंह दिखाई में तुझे ये बनारसी साड़ी पहननी है, और श्वेता बहू, ये साड़ी तेरे लिए।
मुंह दिखाई की रस्म के लिए कौशल्या जहां अपनी गोरी बहू को नेट की साड़ी देती है, वहीं काली बहू को जानबूझकर भारी बनारसी साड़ी देती है। दोनों बहुएं तैयार होकर सर पर घूंघट किए बाहर आ जाती हैं। तभी कौशल्या अपनी गोरी बहू से कहती है, अरे ये क्या श्वेता बहू, तूने इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? सिर्फ सर पर पल्ला रख ले, बस जब पड़ोसी ने तेरा गोरा चेहरा देखेंगी तो जल जाएंगी। माँ जी, मुझे इतने लंबे घूंघट में घुटन हो रही है। बनारसी साड़ी बहुत ही भारी है, मैं इसमें बदल कर कुछ और पहन लूं? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं इतना पक्का रंग पाया है कि मेकअप से भी नहीं छुपा। कान खोल कर सुन काजल बहू, ये घूंघट 1 इंच भी सरकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पड़ोसनों की बीच बातें नहीं बनवानी। कौशल्या बड़ी ही कड़ाई से काजल पर लंबा घूंघट किए रखने की जिद थोप देती है। थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें उसके घर आती हैं और मुंह दिखाई शुरू कर देती हैं। सभी श्वेता की सुंदरता की खुलकर तारीफ करते हैं। अरे वाह कौशल्या, तेरी गोरी बहू तो एकदम कटरीना कैफ है। अब जरा दूसरी बहू को देखो। फिर जैसे ही शिल्पा काजल का घूंघट उठाती है तो सभी औरतें आपस में फुसफुसाना शुरू कर देती हैं। राम राम राम, अरे ये क्या कौशल्या, एक बहू तो चांद का टुकड़ा, दूसरी अमावस की काली रात। बेचारी कौशल्या काले रंग से कितना भागती थी और देखो भगवान ने काली बहू दे दी। चलो बहनों। मुंह दिखाई में आई पड़ोसन की बातें सुनकर कौशल्या पिनकते हुए काजल को उसके काले रंग के लिए बहुत कोसती है। आज इस कोयला खदान के कारण मेरी खिल्ली उड़ गई। पता नहीं कैसी काली बहू पल्ले पड़ गई है। माँ जी, मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है जो भगवान ने मुझे ऐसा बना कर भेजा है? चुप कर निखट्टू कहीं की। खबरदार जो भाषण झाड़ा, तो घूंघट करने में बहुत घुटन होती है ना तुझे। अब सारी जिंदगी तुझे घूंघट में ही सड़ना होगा, वरना उठा अपना बोरिया बिस्तर और चली जा अपने बाप के घर। इसके बाद कौशल्या अपने कमरे में चली जाती है और अब श्वेता को घूंघट की असल जड़ समझ में आ जाती है। श्वेता का दिमाग बस अपनी सास के बुरे सोच में घुल रहा था। सासू माँ किस जमाने में जी रही हैं और काजल दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे सुनील से बात करनी होगी। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। काले रंग के कारण काजल की जिंदगी लंबे घूंघट और रसोई में सिमट कर रह गई। फिर एक दिन सुनील कहता है, माँ आज संडे है, क्यों ना हम कहीं घूम कर आए? ख्याल तो अच्छा है, और अगर श्वेता बहू का मन है तो फिर चलते हैं। इसके बाद सभी रेडी हो गए। श्वेता ने स्कर्ट और टॉप पहना और काजल ने साड़ी। तभी काजल को साथ चलता देखकर कौशल्या कुरकुराते हुए बोली, ठहरो जरा, इस नजर बट्टू को बाहर ले जाने की क्या जरूरत है? माँ काजल भी इस परिवार का हिस्सा है, अगर काजल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सासू माँ जाने दीजिए, वैसे भी वो तो घूंघट में है। इसके बाद सभी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे, जहां श्वेता कौशल्या को छोड़कर लिफ्ट पर चढ़ गई। श्वेता बहू ठहर तो सही, मुझे इस पर चढ़ना नहीं आता। ओहो सासू माँ, स्टेयर्स ही तो हैं, आ जाइए। कौशल्या ने डरकर लिफ्ट पर कदम रखा, तभी उसका पांव फिसलने लगा। गनीमत थी कि काजल पीछे ही थी, इसलिए उसने कौशल्या को संभाल लिया। माँ जी आप ठीक तो हैं? हाँ, छोड़ मुझे निगोड़ी नजर बट्टू। काजल ने अपनी सास की कड़वी बातों को चुपचाप सह लिया। फिर सभी वाटर पर पहुंची और झूले पर बैठ गए। कौशल्या और काजल एक ही झूले पर बैठे थे, जिस कारण कौशल्या का बुरा सा मुंह बना हुआ था कि अचानक कौशल्या का संतुलन बिगड़ जाता है और वो झूले से गिरने लगती है। तभी काजल उसका हाथ पकड़ लेती है और हिम्मत से उसे ऊपर खींचती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। माँ जी घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। काजल अपनी सास को ऊंचाई से गिरने से बचा लेती है। चारों तरफ उसकी बहादुरी की बातें होने लगती हैं। अब तक कौशल्या के मन में काजल के काले रंग के लिए हजारों टिप्पणी छाई हुई थी। अब उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई हैं और वो पछताती हुई कहती है, काजल बहू मुझे माफ कर दे, तेरे काले रंग के कारण मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी आज तूने मुझे बचा लिया। मैं खुश नसीब हूँ जो मेरे पास तुझ जैसी बहादुर और होनहार बहू है। अपनी सास की सराहना पर काजल के मन का अधूरापन मिट जाता है और अब कौशल्या अपनी काली गोरी बहुओं के बीच बिना किसी फर्क के रहने लगती है। उस रोज के बाद से काजल को अपनी ससुराल के घर आंगन में फिर कभी घूंघट में नहीं रहना पड़ा। शीला और रमा एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी उनकी नजरें सर पर लकड़ी की गठरी लिए जा रही बूढ़ी सीता पर पड़ती है। अरे सीता बहन, तुम्हारे तीनों निकट्टू बेटे कहाँ हैं जो तुम इन लकड़ियों का बोझा ढोकर ले जा रही हो?
अरे शीला, खेतों में बैठकर ताश खेल रहे हैं। निकम्मों को माँ की मेहनत की जरा भी कदर नहीं कि दुख मुसीबत झेल कर कैसे उन्हें बड़ा किया। जाने दो रमा बहन, शायद मुझे गरीब के भाग्य में बेटों से सुख करना लिखा ही नहीं है। बस अब तो हाथ पांव चलते हुए मिट्टी उठ जाए। अरे मरे तेरे दुश्मन, मेरी मान तो अपने बेटों की शादी कर दे। एक बार पैरों में बेड़ियां डल जाएंगी तो जिम्मेदारी तो पड़नी ही है। शीला का सुझाव सीता के मन में घर कर जाता है, जिसके बाद वो अपने तीनों बेटे रमेश, प्रीतम और लखन की शादी हर्षिता, चांदनी और मीनल से तय कर देती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। तभी सीता उदास होकर अपने गरीब से घर को देखकर कहती है, हे भगवान, मेरा घर कहीं से भी शादी ब्याह का घर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझ गरीब बुढ़िया के पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं सजावट पर खर्च कर सकूं। पता नहीं इस कच्चे घर और मिट्टी के आंगन में मेरी तीनों बहुएं घुल मिल पाएंगी या नहीं। ऐसा सोचते हुए सीता की आंखों से आंसू छलक जाता है। तभी एक जोगी बाबा उसके घर के चौखट पर आकर कहते हैं, माई बाबा को थोड़ा दान दे दो। लाई बाबा। सीता रसोई में रखा आखिरी राशन बाबा को दान में दे देती है। तभी बाबा वहाँ से जाते हुए कहते हैं, चिंता न करो माई, तुम्हारे घर पर छाई गरीबी मिटने वाली है, बस धीरज धरो। सीता को आशीर्वाद देकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और बड़े ही साधारण तरीके से सीता अपने तीनों बेटों की शादी करके हर्षिता, चांदनी और मीनल को बहू बनाकर लाती है। जहाँ हर्षिता के हाथ साधारण लोगों से कहीं लंबे थे, वहीं चांदनी के घने लंबे बालों की चोटी घुटनों से नीचे बल खाती थी और मीनल का मुंह एक खिली रोशनी से भरा हुआ था। आओ मेरे घर की लक्ष्मी बहू, इस घर आंगन में तुम्हारा स्वागत है। जी माँ जी, जाओ थोड़ा आराम कर लो, तुम तीनों थक गई होंगी। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह होते ही तीनों बहुएं घर आंगन लीप कर सारा काम खत्म कर लेती हैं। तभी चांदनी कहती है, चलो अब हम तीनों अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करते हैं। मगर जेठानी जी, रसोई में तो राशन का एक भी दाना नहीं है। हर्षिता, वक्त आ गया है जब हमें अपनी असली अस्तित्व में आना चाहिए। अचानक तीनों बहुएं सर से पांव तक एक सुनहरी चमक से भर जाती हैं और देखते ही देखते मीनल का मुंह खुल जाता है और उसके अंदर से तरह तरह की स्वादिष्ट खाने की भरी थालियां निकलने लगती हैं, जिसकी खुशबू पूरे घर में उमड़ पड़ती है और सभी खाने की खुशबू से खींचे चले आते हैं। चलो जल्दी से खाना लगाते हैं। इसके बाद तीनों जादुई बहुओं के पति स्वाद ले लेकर खाना खाते हुए वाहवाही करते हैं। अरे वाह, क्या फंटास्टिक खाना बनाया है, अब मजा आ गया। हाँ बड़े भैया, इस घर के खाने के स्वाद के आगे तो होटल का खाना भी फेल है। अपने तीनों बेटों के जाने के बाद सीता अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, रसोई में तो बनाने को कुछ था ही नहीं, फिर इतना सारा खाना बना कैसे? वक्त आ गया है बहनों, अब हमें माँ जी को अपना सच बताना होगा। इसके बाद तीनों बहू अपनी सास के सामने अपने अंदर बसे जादुई होने की बात अपनी सास को बताती हैं। क्या सचमुच मेरी बहू जादुई बहुएं हैं? क्या मैं तुम्हारे जादू देख सकती हूँ? जरूर माँ जी, क्यों नहीं। ऐसा कहकर तीनों जादुई बहू अपनी अपनी आंखें बंद करती हैं। तभी एक बार फिर सुनहरी चमक उनके सर से लेकर पाँव को घेर लेती है। ऐ मेरी जादुई लंबी चोटी, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो। चांदनी के इतना बोलते ही उसकी जादुई सुंदर लंबी चोटी से ढेर सारे सोने के सिक्कों की बरसात शुरू हो जाती है, जिसके बाद मीनल अपनी जादुई जुबान खोलकर स्वादिष्ट खाने से भरी थालियां निकालने लगती है और हर्षिता हंसते हुए अपने हाथों को कहती है, ऐ मेरे जादुई लंबे हाथ, जाओ और ये सारी जूठी थालियां रसोई में रख कर आओ। हर्षिता के कहते ही उसके जादुई हाथ और भी ज्यादा लंबे होकर सारे झूठे बर्तन रसोई में रखने लगते हैं। अपनी तीनों जादुई बहुओं का जादू देखकर सीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है,
भगवान ने मेरी सुन ली। उसने मुझे गरीब सास की झोली में 3-3 जादुई बहुएं दी हैं। जोगी बाबा की बात सच हो गई। ये लीजिए माँ जी, इन सारे सोने के सिक्कों को बेच दीजिए ताकि मिले हुए पैसों से हम इस मिट्टी पर पक्के घर की नींव खड़ी करें। सीता उन सारे जादुई सिक्कों को सुनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिससे सीता और उनकी तीनों बहुएं कच्चा घर तुड़वाकर सुंदर घर बनाकर रहने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तभी एक रोज शीला और रमा सीता के घर आकर बोलती हैं, अरे क्या बात है सीता बहन, तुम्हारे घर बहू है कि आई? तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। इतना बड़ा घर बनवा लिया और घर भोज भी नहीं करवाया। अरे कम से कम मुंह ही मीठा करा दो। क्यों नहीं, बताइए रमा मौसी, क्या खाएंगी आप? अरे बहू तू बस खोए की खीर खिला दे। ये सुनकर तीनों जादुई बहू रसोई में चली जाती हैं। ए मेरी जादुई जुबान, जल्दी से मुझे स्वादिष्ट खोए की खीर दो। मीनल के इतना कहते ही उसका मुंह खुल जाता है और उसके अंदर से खीर की खूब सारी भारी कटोरी निकल पड़ती हैं। ये लो हर्षिता, जाओ जाकर ये खीर घर आई पड़ोसनों को परोसाओ। अरे उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है जेठानी जी, इसके लिए तो मेरे जादुई लंबे हाथ ही काफी हैं। ऐसा कहकर हर्षिता खिड़की से अपने लंबे हाथ में रखी खीर की कटोरी हॉल तक ले जाती है, जिसे देखकर डर के मारे रमा और शीला के पसीने छूट जाते हैं। है मोरे राम जी, ये क्या बला है? अरे सीता तेरी बहुत चुड़ैल है क्या? इतने लंबे हाथ कैसे हैं इसके? अरे रमा, मेरी तीनों बहुएं जादुई बहुएं हैं। इनके पास अलग अलग शक्तियां हैं, बस ये उसका ही कमाल है। फिर ठीक है। ऐसा बोलकर घर आई पड़ोसन खुशी खुशी खीर खाकर चली जाती है, मगर ये बात पड़ोसनों के पेट में कहाँ पचने वाली थी। उन दोनों ने सीता की बहुओं की जादुई होने की बात का पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, जिसके बाद पूरा गांव उनके घर चला आया। अरे सीता बहन, ओ सीता बहन, कहाँ हो? जरा जल्दी से बाहर तो आओ। मुखिया जी आप यहाँ? अरे सुना है तुम्हारी तीनों बहुएं जादुई हैं, क्या ये बात सच है? माँ जी से क्या पूछना मुखिया जी, हमसे पूछिए। हाँ ये सच है, हम तीनों बहुएं कोई आम बहू नहीं बल्कि जादुई बहुएं हैं, और ये जादू ईश्वर ने हमारे पास गरीब इंसानों की भलाई के लिए दिया है। सच कहा बहू, मुझे तुम तीनों की मदद की जरूरत है। इस गांव की मिट्टी को विकास की जरूरत है, जो आर्थिक घाटी के कारण रुकी हुई है। यहाँ हर घर में गरीबी छाई है, सभी बड़ी बेरोजगारी में जी रहे हैं। यहाँ हर रोज कितने परिवार भूख की भट्टी में झुलस रहे हैं। हमारी मदद करो। हम आपकी मदद जरूर करेंगे मुखिया जी। ऐसा कहते हुए तीनों जादुई बहुएं आंख बंद करके कहती हैं, जागो हमारे अंदर के जादू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसी के साथ तीनों जादुई बहू एक सुनहरे तेज से भर जाती हैं और चांदनी की चोटी चमक उठती है और अपने अंदर से सोने के सिक्के निकालने लगती है। ऐ मेरी जादुई जुबान, मुझे खूब सारा खाना दो ताकि मैं भूखे लोगों का पेट भर सकूं। मीनल के ऐसा कहते ही उसका बड़ा सा मुंह खुल जाता है, जिसके अंदर से खूब सारे स्वादिष्ट खाने की थालियां बाहर निकल पड़ती हैं। जिसके बाद हर्षिता अपने जादुई लंबे हाथ करके उस खाने की थालियां गरीब लोगों में बांटने लगती है। लीजिए सरपंच जी, ये सारे सोने के सिक्के बेचकर इन पैसों से आप गांव के विकास में लगाइए, और अगर आपको और जरूरत हो तो हम तीनों जादुई बहुएं हमेशा आप लोगों की मदद के लिए तत्पर और तैयार हैं। मेरी जादुई चोटी गरीबों की बदतर जिंदगी को बदलती है, तो मुझे और क्या चाहिए? और मेरे रहते किसी को भी अपना मन मारने की जरूरत नहीं। जिसको खाने का मन हो मेरे पास आकर कह सकते हैं, मैं अपनी जादुई जुबान से उन्हें वो खाना दूंगी। और अगर मेरे जादुई लंबे हाथों से किसी का बिगड़ा काम बनता है तो मैं भी तैयार हूँ। जुग जुग जियो बहू। सचमुच सीता बहन, तुम्हारी तीनों जादुई बहुओं में नेकी की परछाई झलकती है, वरना कोई भी किसी गरीब की भलाई के लिए अपना हाथ कहाँ बढ़ाता है। शुक्रिया बहुओं इस मदद के लिए। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। तभी अपनी सास को परेशान देखकर तीनों बहुएं पूछ पड़ती हैं, माँ जी क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बहू, बस सोच रही हूँ कि मेरे तीनों बेटे कब ठीक होंगे, उनकी बुरी आदत कब जाएगी। माँ जी आप परेशान मत होइए, हमारे पति की मति घूमना तो हम जादुई बहुओं के बाएं हाथ का खेल है।